नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर चुनाव के मुद्दे को लेकर के, जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि धारा 370 को लेकर के बात हो रही है। एक तरफ विपक्ष कांग्रेस और एनसी का वहां कहना है कि हम धारा 370 जो है दोबारा लागू करवा देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां कहा है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और उन्होंने 3 परिवारों पर प्रहार किया है। 3 परिवारों पर प्रहार पहले दौरे पर जब गए थे तब भी उन्होंने किया था, और आज भी जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाया, उनको गर्त में ढकेला है और जम्मू कश्मीर में विकास नहीं होने दिया है। ये 3 परिवार, 3 खानदान का जिक्र लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी बात का जिक्र जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां गए थे तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। अब जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है, क्या हालांकि पूरे देश में जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा है, हरियाणा के चुनाव की भी चर्चा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्योंकि वो 10 साल बाद वहां चुनाव हो रहा है। 2014 में चुनाव हुआ था और 2014 के बाद अब वहां पर 2024 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, दूसरी तरफ साख का सवाल है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि पिछली सरकार जो बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ बनी थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार पीडीपी, एनसी और कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा। बात यहीं नहीं रुकती है, बात जाती है कि पाकिस्तान और आतंकवाद का भी हाथ यदि है तो वो समर्थन कर सकता है कांग्रेस एनसी का, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, कांग्रेस की जो बयानबाजी सामने आ रही है उसको लेकर के अब पूरी चर्चा इस तरह से व्याप्त है कि कश्मीर का जो चुनाव है, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है, वो किसके लिए मुफीद होने वाला है। इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सैफ मलिक जी हमारे साथ हैं। सैफ मलिक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सही मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सैफ मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बात हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि धारा 370 यहां कोई लागू नहीं कर सकता है, किसी में दम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 को लागू किया जाए। और वो कह रहे हैं कि हमने सदन में कहा है, हम अपनी बात पूरी करेंगे। हमने जिस तरह से सदन में जो बातें हमने कही हैं वो हम अपनी बातें पूरी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को दिला सकती है। आपको लगता है कि ये चुनावी वादा हो सकता है, या फिर वास्तव में यदि भारतीय जनता पार्टी लोगों का समर्थन लेकर के, आशीर्वाद लेकर के वहां सरकार बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी ये वादा अपना पूरा कर पाएगी, तो कैसे करेगी? देखिए, जहाँ तक पूर्ण राज्य का दर्जे का सवाल है जी, जम्मू कश्मीर पहले भी पूर्ण राज्य ही था और उसका जो दर्जा ख़त्म किया ये भाजपा ने किया है, जब उसने लद्दाख और लेह को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया और इसको अलग बना दिया। तो ख़त्म भी उन्होंने ही किया और बनाने की बात भी वही कर रहे हैं। हाँ। और जो ये टाइमिंग है, टाइमिंग देखिए आप, इस वक्त वहाँ चल रहे हैं चुनाव जी। इतने बरस हो गए धारा 370 को लागू हुए और बीच के दौर में एलजी का शासन रहा वहाँ पर, तो बहुत कोई बड़ा बदलाव देखने में वहाँ पर कश्मीर में या जम्मू में कहीं ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। हाँ। अब अगर इनकी नीयत साफ थी और वाकई में उसको पूर्ण राज्य बनाना था तो पहले भी इस चीज़ का ऐलान कर सकते थे। ये हम इसको बिल्कुल चुनावी घोषणा ही मानेंगे। हाँ। और सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने भी ये बात कही है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। हाँ। तो ये जो घोषणा आज मोदी जी ने की है, ये पूर्णतः से जो है ये सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए, क्योंकि अभी वहाँ चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण का चुनाव अभी समाप्त हुआ है, आगे और चरण चुनाव होना है। तो जो उनको लगता है कि इससे हमको कुछ लाभ मिलेगा और किसी तरह से हम वोटरों को, मतदाताओं को लुभा सकें। भारतीय जनता पार्टी भी यही घोषणा कर रही है, कांग्रेस और एनसी गठबंधन भी यही घोषणा कर रहा है, तो जनता का तो फायदा है, किसी की भी सरकार बने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। बिल्कुल होना ही चाहिए। और पहले भी वहाँ पूर्ण राज्य था और हमने ये देखा है कि जहाँ पूर्ण राज्य होता है वहाँ विकास यूनियन टेरिटरी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे अधिकार राज्य सरकारों को होते हैं यूनियन टेरिटरी के उसके मुकाबले में। तो ये तो पहले ही सा था, लेकिन इन्होंने धारा 370 जब हटाई तो उसको विखंडन किया, जम्मू कश्मीर को, लेह लद्दाख को अलग किया। नहीं, दरअसल मेरा जो प्रश्न था कि कोई भी जीते, चाहे एनसी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बने, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा है और आपने जिक्र किया कि कांग्रेस भी जिक्र कर रही है, वो वादा कर रही है कि पूर्ण राज्य बनाएंगे, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूर्ण राज्य बन पाएगा। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर क्या कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं बन पाएगा? नहीं बनेगा,
देखिएगा वो तो दोनों, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी। कि दोनों दल हैं जो चुनाव में हैं, दोनों का ही एक ही वादा है कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बनाएंगे। और जो भी जीते, फ़ायदा आपके जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य की जनता का होने वाला है। और अगर ये अपने वादे को पूरा करते हैं, जो भी जीते, कांग्रेस जीते, भाजपा जीते, जो भी जीते, अगर उस अपने वादे को पूरा करता है तो वो राज्य की जनता का ही इसमें हित है। बिल्कुल, राज्य की जनता का फायदा होगा। जो भी पार्टी जीत करके आती है, सरकार बनाती है, तो यदि दोनों पार्टियों ने घोषणा की है तो जो भी जीतेगा उसे अपनी घोषणा पूरी करनी होगी। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह चुनावी वादा हो सकता है, ये एक शिगुफा भी हो सकता है। और बता दूं कि हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अनिल गुलचंदानी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है और सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरह से सैफ मलिक जी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वहां पर सभा में सबके सामने, वो घोषणा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कश्मीर पूर्ण राज्य बना। हालांकि मैंने पहले जिक्र किया अपने वक्तव्य में कि 3 परिवारों पर लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी। वो बता रहे कि 3 खानदानों ने वहां के युवाओं को बरगलाया है, वहां के युवाओं के हाथ में पत्थर दिए हैं, वहां की अमन और शांति को बहाल नहीं होने दिया इन 3 परिवारों में। दोनों चीजों पर आपका वक्तव्य चाहता हूं। 3 खानदानों पर प्रहार, 3 परिवारों पर प्रहार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जाना, क्या ये चुनावी जुमला है, चुनावी वादा है, ये वास्तव में हकीकत में नहीं होने वाला है? पाठक जी, ऐसा है कि वहाँ की जनता ने उन तीनों खानदानों को काम करते और उनकी क्रियाशैली को समझा है जी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की क्रियाशैली उनने अब देखी है जी। जो युवा है कश्मीर का, उसको अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित दिखेगा, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, संपूर्ण भारत के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जहां विशेष तौर पर काम करता है, वह युवा बंगाल को भी देख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और जहां भाजपा की सरकार है वहां क्या हो रहा है। तो उस युवा को एक अवसर दिया है हमारे संविधान ने कि वह एक मत के माध्यम से यह तय करेगा कि उन परिवारवादियों को फिर से मौका देना है कि अपने बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई या 370 की धारा हटी है, वहां के युवाओं ने विकास देखा है, जो विकास 19 सालों से नहीं देखा था, वर्षों से दिखा नहीं था। और जो परिवारवादी जिनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उन परिवारों ने वास्तविकता में वहां जो कुछ भी किया केवल अपने परिवारों के लिए किया, और वहां का युवा जो है उसके हाथ में पत्थर था, वो मारा जा रहा था। कल मैं किसी न्यूज चैनल पे देख रहा था कि एक युवा कह रहा था कि हमारी ये गारंटी तो है कि हम जिंदा रहेंगे। क्यों जिंदा रहेंगे? कि हम गोली से नहीं मारे जाएंगे। तो ये जो विश्वास वहां के युवा को मिला है, उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हालांकि मुझे ऐसी संभावना है कि निर्दलियों के समर्थन से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्ण बहुमत नजर नहीं आ रहा किसी को भी। 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और वहां निर्दलियों को समर्थन देने की बात कही है। तो जब ऐसी स्थिति में कि पूरी सीटों पर प्रत्याशी ही नहीं उतारे हैं, पूरी 90 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन देने की जो बात करी, यदि वो किसी दूसरी विचारधारा के हुए तो कैसे समर्थन दे सकेंगे फिर? नहीं, वही तो लोकतंत्र है कि चुनाव, लोग वोट देंगे, किसकी सरकार बनती है, क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। और जहां तक संभावनाएं है, क्योंकि अपन चर्चा इसी चीज की कर रहे हैं कि वहां के युवाओं को क्या दिखता है, वहां के बुजुर्गों को क्या दिखता है। अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है वहां जो 370 की वापसी की उम्मीद और आशा लगाए बैठा है कि 370 लौट के आएगी, जबकि गृह मंत्री स्पष्ट कह रहे हैं कि 370 कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि केंद्र सरकार तय करेगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने की संभावना भी दूर दूर तक नजर इसलिए नहीं आ रही कि जो राहुल गांधी, थोड़ी बहुत संभावनाएं कभी पैदा भी होती हैं, तो जाकर विदेश में जो अनर्गल बयान दे आते हैं, उससे फिर वो जनता कांग्रेस की। ठीक है, हम उस विषय पर नहीं आएंगे, विषय पर केंद्रित रहेंगे। आपने कहा जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाया गया, जम्मू कश्मीर का युवा अब अपना भविष्य देख रहा भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ समय तो वहां सत्ता में रही है ना, भले गठबंधन में रही है, फिर वो सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि कुछ स्वार्थ निहित नहीं हो पाए थे, स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो सरकार गिराई गई और अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। देखिए, राजनीति तो स्वार्थ से भरी हुई है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी का स्वार्थ किसी प्रकार का है, किसी का स्वार्थ कैसा है जी। परंतु मैं पुनः यह कह रहा हूं कि वहां की जनता को एक अवसर मिला है कि अपनी सरकार बनाने का, और वो जनता यह भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है और अन्य परिवारवादी कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, किसकी सरकार बनने की संभावना है, तो वो वहां की जनता को तय करना है। परंतु कश्मीर में जो विकास हुआ है, कश्मीर में जो अलगाववाद से दूरियां मिली हैं, वहां के व्यापारी को जो व्यापार मिला है, वहां जो टूरिज्म की वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से कश्मीर का कुछ तो भविष्य अच्छा दिखने लगा है। अब उस भविष्य को वहां की जनता किस प्रकार का जामा पहनाती है,
वो इस चुनाव के परिणाम के बाद चलिए, तय होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव परिणाम बताएंगे कि जनता के मन में क्या है, और वो मतदाता के मन का भाव जब परिणाम के रूप में सामने आएगा तब देखना होगा कि वास्तव में वहाँ की जनता चाहती क्या है। जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं कि यदि विपक्षी गठबंधन जो केंद्र में है, यदि उनकी सरकार आती है, एनसी और कांग्रेस की सरकार आती, तो उन्होंने कहा कि हम धारा 370 को दोबारा बहाल करेंगे, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कही गई है। और यहाँ कांग्रेस के ने एक बात और कही थी कि जो पत्थरबाज हैं या जो ऐसे युवा हैं जिन्हें जेल में डाला गया है, जो जेल में है, उनकी रिहाई की बात भी कही गई थी कांग्रेस के द्वारा। अब ये बात आ रही कि वहाँ का युवा क्या चाहता है। विलक्षण सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात है कश्मीर के चुनाव की, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कश्मीर का जिक्र आता है तो एक जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, उस धरती के स्वर्ग की हमने वो हालत देखी जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि कई दशकों तक लोग लाल चौक पर जाने से डरते थे। लाल चौक पर तिरंगा फहराना एक जान जोखिम में डालने वाला काम था। तो अब वो जो बताया जा रहा है कि धारा 370 हटाने के बाद से वहां जिस तरह से, जैसे कि अभी अनिल जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि वहां विकास की धारा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है, तो ये विकास की गंगा में सराबोर होकर के वो मतदाता, आपको लगता है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण राज्य की बात कही जा रही है, तो जब वहां सदन में आएगा, प्रस्ताव आएगा, तब उस पर बहुमत जिसका होगा, जिस दल का होगा, वो बहुमत के साथ उसको प्रस्ताव को पारित कर पाएगा। तो आपको लगता है कि जनता इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनती है और केंद्र में सरकार है तो उनका यह वादा पूरा करना उनकी मजबूरी बन जाएगी? पाठक जी, आपने बिल्कुल सही और सटीक बात कही जी। एक बात हमेशा इस देश में स्थित हुई है, चाहे कोई भी क्षेत्र रहा हो जो क्या कहते हैं किसी भी तरीके से वायलेंस से ग्रसित हुआ हो, कि आतंकवाद और वायलेंस का इलाज हमेशा विकास से ही रहा है। हम कश्मीर भी क्यों जाते हैं, हम उसके अलावा भी अगर देश के कई हिस्सों में देखें, जैसे छत्तीसगढ़ में ही होता था कि एक जमाने में नक्सली रहते थे और नक्सलियों को हथियार सप्लाई होते थे और वहां पे बुरी तरह से हालत होती थी, लेकिन अब जब विकास हुआ तो नक्सलवाद ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में ये बात देखने लायक है कि 2018 से, मैं खास तौर से 18 कहूंगा क्योंकि 14 के बाद से एक फेज निकला था जहां तक ये चीजें उतनी प्रत्यक्ष नहीं थी, लेकिन 18 के बाद से 24 तक में कश्मीर में जो विकास हुआ है वो बहुत प्रत्यक्ष है। मैं आपके दर्शकों को अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार ही सही कश्मीर की जो फोटोज आज की डेट में हम ऑनलाइन देखते हैं, या सबसे बेहतर अगर आप देखना चाहते हो तो गूगल फोटोज पे चले जाइए, वहां पे अपलोड होती है हर 28 दिन में, 2 दिन में, 4 घंटे में, जो कि टूरिस्ट और पर्यटन खुद डालता है। आपको पता चलेगा कि वहां पे अब सड़कों का प्रॉपर जाल बन चुका है। श्रीनगर जो एक पूरी तरह से वायलेंस ग्रसित होता था, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से निकल जाएं श्रीनगर से, तो ये निश्चित था कि कोई ना कोई आप पे हमला कर सकता है। आज वो फ्लाईओवर से ढका हुआ शहर बन चुका है। प्रॉपर किसान जो वहाँ के सेव करता है, जो वहाँ के कारीगर है जो कारपेट्स और वूल बनाते हैं, उनको उनकी रियायत मिलती है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, उनकी ट्रेडिंग भी हो रही है जी। तो ऐसे समय में और देख सकते हैं कि जिस तरह से व्यापार की पूरी स्थितियां बेहतर हुई हैं, इनकम स्टेट में आने लगी है, तो पत्थरबाजी की घटनाएं भी आमतौर पे कम हुई है। ये बात बहुत जानना जरूरी है कि वहाँ का आम नागरिक भी कहता है कि सर अगर कुछ काम नहीं मिलेगा, अगर हमारी रोजी रोटी नहीं मिलेगी, हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हम पत्थर ही उठाएंगे। तो ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं कि ये विकास वहाँ हुआ है और एक ड्यूरेशन आपने बताया कि धारा 370 हटने के बाद में वहाँ पर विकास के कार्य को गति मिली है, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार थी। यदि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय दिया जाता है विकास का, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती थी। देखिए, विकास करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है, वो है आर्टिकल 370 के कैसे सालों साल तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर तक विकास को पहुंचाने में आर्टिकल 370 ने एक बहुत बड़ा हिंडरेंस का रोल, एक तरीके से एक दीवार की तरह काम किया है। इसीलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि आज हम डिस्कस करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, क्योंकि हमारे को पैनलिस्टों ने भी कई बार ये चीज जिक्र करी है। अब ये बात प्रत्यक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन या उसका हटाना पूरी तरह से संवैधानिक और सही है। ये बात माननीय उच्च न्यायालय ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अब उसका वापस आना किसी और रूप में होगा, एग्जैक्टली 370 के रूप में तो कतई नहीं होगा। एक आपने जो सवाल पाठक जी पूछा था हमारे को पैनलिस्ट से कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि स्टेटहुड को वापस लाया जाएगा और एक तरफ विपक्षी भी कह रहे हैं कि वो भी स्टेटहुड को लाया जाएगा, तो यहाँ पर एक अंतर ड्रॉ करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अगर 370 को वापस लाने की कोई भी तरीके की संभावनाओं को खत्म कर देती है और स्टेटहुड की वापस करती है, तो वो एक तरीके से संविधान के अंदर फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं उसको रिस्टोर करने की बात कर रही है। वहीं विपक्ष
और उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, पीडीपी हो गया। ये वो लोग हैं और यही वो 3 खानदानों से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कश्मीरियों को टेक्निकली बहुत सालों तक और बहुत समय तक लूटा। ये एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी पड़ जाती है दर्शकों को भी कि वहाँ का आम नागरिक भी कहता है कि सर हमारे यहाँ पर बच्चों के हाथ में पत्थर थम जाते हैं और इनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ाइयाँ करते हैं, और जब बात आती है कश्मीरियत की, कश्मीर के लिए जान देने की, तो इनके बच्चे बैठ के बाहर से राजनीति करते हैं और हमारे बच्चों का खून बहा जाता है और हमेशा ही बहता रहता है। तो ये फर्क वहां पे दिखाई दे रहा है और ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकती और ना इसको स्थापित कर सकती हैं। एक बात इसमें और देखने की जरूरत है सूरज जी, जो चीज आपने मुझसे सवाल पूछा, अब जब भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से हिंडरेंस मिला, तो आप रफ्तार से ही इस बात की प्रमाणता देख सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर का विकास हुआ है 370 के ठीक बाद में। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से अब जब यूनियन टेरिटरी का जो उसको अभी दर्जा मिला हुआ है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही इसी साल के अंत तक ये माना जा रहा है कि कश्मीर पूरे भारतवर्ष से रेल नेटवर्क के द्वारा जुड़ जाएगा। पहली स्लीपर वंदे भारत हो सकता है कि दिल्ली से श्रीनगर को दौड़ेगी। आप ये देखिए कि हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट तो था ही, एक राज्य जिसका विकास इस बात से भी रुका हुआ था कि वो कभी देश से कनेक्टेड ही नहीं था। 6 महीने तक, कम से कम 4 महीने तक देश से कटा रहता है जम्मू एंड कश्मीर। सेना को रसद से लेके आम जनों के जो सेब, जो एप्पल, ये महीना जो हम देख रहे हैं सितंबर, अभी सेब की हार्वेस्टिंग बाहर निकलती है जो मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर के रेवेन्यू, एग्रीकल्चर रेवेन्यू का सोर्स है। अब वो निकलता है। उन लोगों का आमतौर पे कहना ही, वहाँ के नॉर्मल किसानों का ये कहना है कि सर अगर हमने 25,000 टन मानिए उत्पादन किया, पूरे राज्य ने किया, तो उसमें से 2-3 हजार टन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जब ट्रक यहाँ से भर के निकलते हैं पिरपंजाल रेंज तक, रोड की कनेक्टिविटी यहाँ खराब रहती है, मौसम की वजह से रुक जाती है, हमें पता चलता है कि हमारा माल ही खराब हो गया, हमें कभी पैसे ही नहीं मिलते। बराबर अनरेस्ट होने की वजह से लोग अंतर जो मतलब इंटरनल एरियाज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ आने से डरते हैं, तो वहाँ के लोगों को खान पान से लेकर आम चीजों की पूरी सुविधाएं खत्म नहीं है। लेकिन आज हम एक जम्मू एंड कश्मीर देख रहे हैं जहाँ पे श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बन गया है, 4G की पूरी सुविधा है, गांव-गांव में ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू लोग एडमिशन बाहर भी ले रहे हैं और अपनी हायर एजुकेशन परस्यू भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि वहाँ विकास की जो धारा बही है वो आर्टिकल 370 के हटने के बाद में लोग मुख्य धारा से जुड़ पाए हैं और वो तमाम चीज़ें जो सहूलियत है लोगों को मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार ने वहाँ मुहैया करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या वास्तव में, क्योंकि ठीक है आज विकास हो रहा है लेकिन जनता किसके साथ है, विकास के साथ है, भविष्य के साथ है, वर्तमान के साथ है, या जो बीत चुका उसके साथ है। यही बात लेकर के आपके पास आ रहा हूँ आदित्य उपाध्याय जी कि कश्मीर का चुनाव, जैसा मैंने वक्तव्य में कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, और दोनों अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए और सीटें ज़्यादा बढ़ाने के लिए हर कारगर उपाय कर रहे हैं, चाहे वो घोषणाओं की बात हो, चाहे जनता को अपनी तरफ झुकने की बात हो कि उनका झुकाव आम मतदाता का उनकी पार्टी के प्रति हो। ऐसी स्थिति में वास्तव में यदि हम मतदाता के मन का विचार करें कि मतदाता के मन में क्या हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में हम जानते हैं, हमने खबरों में देखा है, खबरों में सुना है कि वास्तव में वहाँ के लोग किस पीड़ा को झेलते रहे कई दशकों तक। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि यहाँ कश्मीरियत और जमहूरियत को लेकर के जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है, और साथ ही उन्होंने जिस बात का विशेष उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा की गारंटी देती है और भारतीय जनता पार्टी वो करती है जो कहती है, कथनी और करने में अंतर नहीं होती। तो इस बात को आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है, क्योंकि इसके बाद दूसरे राज्यों के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को क्या प्रभावित कर पाएंगे उनके परिणामों को, या जम्मू कश्मीर का चुनाव एक मिसाल बनेगा? क्योंकि अभी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है उस मतदान में जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये जम्मू कश्मीर के भविष्य को एक दिशा देने वाला चुनाव साबित हो सकता है, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मानसिकता की बात यदि करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचा जा सकता है कि उनको किसी भी तरीके से पूर्ण राज्य के दर्जे की उम्मीद नहीं हो सकती। कैसे कि ये मालूम है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार चाहेगी तभी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन बाकी जो पार्टियां यदि घोषित करती हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो, लेकिन दूसरी बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाय द वे और लोगों के समर्थन से वहाँ बनती भी यदि है तो वैसी ही स्थिति होगी जैसी कि केंद्र शासित सरकार की होती है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको जो करना है जिस तरीके से करना है वैसे करेगी। दिल्ली की निर्वाचित केंद्र शासित सरकार के साथ में केंद्र सरकार क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, ये सबको पता है। और जो भी इस तरीके के विचारों को जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा एंटी विचार रखता है वो निश्चित तौर पर इस चीज को सोचेगा। और जम्मू कश्मीर की जनता, बेशक वहाँ विकास बहुत हुआ हो, ये सच्चाई है और वहाँ विकास होना भी चाहिए, और केंद्र सरकार जो जम्मू कश्मीर के लिए कर रही है वो भी एक सार्थक और अच्छा कदम है। लेकिन वहां के लोगों की स्थानीय मानसिकता की यदि मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कि इतनी तेजी से मानसिकता बदल पाएगी जैसी मानसिकता उनकी पहले से रही है। और जैसे उनके नेता, स्थानीय नेता जो है जिस तरीके से उन लोगों को ब्रीफ करते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी उस मानसिकता से उबर सकते हैं। तो मुझे तो इसमें यही नजर आता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में निश्चित तौर पर थोड़ी सी जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है वैसा कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसने सारे जगह तो कैंडिडेट ही नहीं उतारे हैं, किसी तरीके से ऐसे निर्दलीय लोगों को जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो अलगाववादी तत्वों के द्वारा समर्थित खड़े किए गए हैं, यदि उन लोगों के द्वारा किसी तरीके से संभावना बनती है कि उनका समर्थन लेना पड़े, तो निश्चित तौर पर वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है उससे जो है उसकी कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा सोच का अंतर दिखाई देगा। बिल्कुल, आपने कहा कि ये चीज़ें हो सकती है जिसका आपने जिक्र किया कि पूरी सीटों पर प्रत्याशी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ 90 सीटों में से 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग की पूरी 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन कश्मीर के 47 में से कुल 19 सीटों पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसा आपने कहा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात है कि बाकी 28 निर्दलीय प्रत्याशियों को वो समर्थन देगी भारतीय जनता पार्टी, वो निर्दलीय प्रत्याशी किस विचारधारा से हैं या पूर्व में किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं तो वो राजनीतिक दल की विचारधारा का ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अनिल बुलचंदानी जी हमारे साथ हैं, विलक्षण सक्सेना जी, सैफ मलिक जी हमारे साथ हैं, और इस दौर की चर्चा की शुरुआत विलक्षण जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा था कि आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। साथ में मेरा प्रश्न कि इस चर्चा में जो बात सामने आई कि जम्मू कश्मीर में सरकार सभी बनाना चाहे, हर राजनीतिक दल कहीं भी चुनाव लड़ते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव लड़े, वो सभी सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन ये चुनाव जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सब अपना सब कुछ लगा रहे हैं, चाहे हम पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, कि सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी पुरजोर कोशिश लगा रहे हैं। ये सरकार में सत्ता हासिल करने की कोशिश है या फिर वास्तव में जम्मू कश्मीर के विकास की कोशिश है? सूरज जी, पहले तो मैं एक जो बात कहना चाहता था मैं उससे कंप्लीट करता हूँ। जैसे आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने ये चीज पॉइंट आउट करी कि मानसिकता कैसे हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आप सबके समक्ष रखना जरूरी है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी, यानी मैं अगर बाय नंबर्स कहूं तो आप देखेंगे कि 40 से लेके 50 साल तक की उम्र की, या 55 तक हम उसे खींच सकते हैं, ये जो पीढ़ी के लोग हैं जो एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य वोटर्स भी हैं आज की डेट में, क्योंकि 53% जो अभी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है उनमें इस कैटेगरी की उम्र के लोगों ने काफी वोटिंग करी। ये वो लोग हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, ये आज भी समर्थन करते हैं अगलावादी ताकतों का, और आज भी कश्मीरियत को बिल्कुल ही वैसे एकदम जैसे वो हम कहते हैं कि बहुत ही ठेठ तरीके से देखते हैं, बिल्कुल उनके ऑर्थोडॉक्स तरीके से देखते हैं। उसका एक कारण है सूरज जी, वो ये है कि इन लोगों ने अपने पूरे यूथ में और अपने बचपन में कश्मीर को सिर्फ जलते हुए देखा, वहां पर सिर्फ आक्रमण होते हुए देखा, उन्होंने अपने समाज को नष्ट होते हुए देखा। और आज की डेट में जब वो उस विकास के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उस समय में उनको शिक्षा भी नहीं मिली, तो उस शिक्षा और विकास के अभाव में आज भी उनकी मानसिकता पुराने जमाने की और सेपरेटिस्ट और ज्यादातर रिलीजन बेस्ड, एक रिलीजन ऑर्थोडॉक्स ने डॉगमा बना रखा है। और इसी का कारण है कि आज भी कहीं ना कहीं ये रेगुलेशन है, और यही एक बहुत बड़ा मुख्य कारण भी है कि जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने ऑलमोस्ट सभी तरीके के क्षेत्र में अपने पूरी सीटों पे 43 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उतारे। लेकिन ऊपर की तरफ जब श्रीनगर घाटी की बात आती है, फिर पंजाल रेंज के उत्तर की तरफ बात आती है, तो जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी जगह पे अपने कैंडिडेट्स मिले नहीं। ये सत्य सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी वहां पार्टी से एसोसिएट भारतीय जनता पार्टी
से एसोसिएट करने के लिए लोग कतराते हैं। लेकिन इन्हीं के विपरीत आप 40 से कम की उम्र के जितने भी लोगों को देख रहे हैं, जो आज अपने नए परिवार शुरू कर चुके हैं, जो ऊर्जावान है, जिनको हम युवाओं की कैटेगरी में डाल सकते हैं, उन्होंने इस पीढ़ी को ऑब्जर्व नहीं किया। क्योंकि जब 2011 से लेके 2024 तक 2-3 पत्थरबाजी की मुख्य घटनाओं के बाद, लेकिन जब विकास का एक छोटा सा दौर, भले ही ब्रीफ रहा हो लेकिन इम्पैक्टफुल दौर उनने देखा, तो वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। और यही मानसिकता आज की डेट में कश्मीर में है। क्योंकि किसी भी एक स्टेट में, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर आपको किसी मानसिकता को बदलना है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी एक पूरी की पूरी नस्ल, उसकी एक पूरी की पूरी पीढ़ी जिन कारणों से वहां पे वायलेंस रहा है उससे पूरी तरह से अलग रहे। तो इसका विपरीत विकास ही है। जहां तक रही आपके क्वेश्चन की बात, जहां तक रही आपके क्वेश्चन की बात जी, सीधे पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है, किससे इसको क्या मिलेगा जी। एक बात सबसे बड़ी ये चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अब सबसे इज्जत का एक चुनाव हो गया। ये एक बात उनके मान सम्मान और उनके एजेंडा की है। हालांकि हम जब देख सकते हैं कि 2024 के लोकसभा के बाद जो एक ड्राफ्ट पब्लिकली गिरा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको रिडीम करना जम्मू एंड कश्मीर बहुत सही बैठता है। क्योंकि ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने कुछ भी किया हो लेकिन हमारे लिए हुए निर्णयों को जनता ने स्वीकार किया, और वो विकासरत हो चाहे किसी और पर्पज से हो, हमने अभेद किले को भेद दिया। हमने 5 फैसले देखे हैं बीजेपी की केंद्र सरकार के जो वापस लिए उन्होंने जी, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा फ्लैगशिप है जो उन्होंने वापस नहीं लिया, वो 370, और आज भी उस पर स्टैंड क्लियर है। बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, इन लोगों की पॉलिटिकल रेलेवेंस ही इस बात से आती है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग आमतौर पे क्या माहौल रखते हैं। ये बात एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन उसको सबसे बेस्ट शुगर कोट करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इन पार्टीज को, जिसमें कांग्रेस को मैं थोड़ा अलग रखता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और यहाँ तक कि सीपीआईएम जो अभी इस चुनाव में काफी मुख्य भूमिका निभा रही है, इन लोगों का जो सेपरेटिस्ट के साथ कनेक्शन रहा है, जो इनके इंटरैक्शंस पूर्व में रहे हैं, चाहे वो दुबई में रहे हों चाहे वो लंदन में रहे हों, ये जनता भली भांति समझती है। और अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो इन पार्टीज का जगह रहना विदेशी ताकतों के लिए बहुत रेलेवेंट बनता है। क्योंकि जब तक ये पार्टीज रहेंगी घाटी में कभी शांति नहीं रहेगी। इस विचारधारा को बहुत जरूरी पड़ जाता है आगे बढ़ाना, ताकि कश्मीर को हमेशा एक लो हैंगिंग सिक्योरिटी थ्रेट भारत के लिए बनाया जा सके। और इसीलिए जरूरी नहीं कि वो एशियाई कंट्री हो, मैं इंगित जिस तरफ करना चाह रहा हूँ वो अमेरिका और बाकी राज्यों की तरफ, क्योंकि उनके लिए हमेशा चाहेगा कि भारत को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए हमेशा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन जैसे राज्यों जो कश्मीर में लो हैंगिंग फ्रूट और रिलीजियस डॉगमा यानी धर्म के प्रति डॉगमा को बढ़ावा देते हैं, वो हमेशा जरूरी रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि ये जरूरी है कि भारत का चुनाव है, भारत के एक राज्य का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव पर दूसरे देशों की भी नज़र बनी है। जैसा आपने कहा कि भारत को सुपर पावर, हम विश्व गुरु बनने की ओर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये ब्रेक भी आ सकते हैं। अनिल बुलचंदानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई कश्मीर की सुरक्षा की। हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में आतंकी हमले बढ़े। ये अलग बात है कि पहले आतंकी हमले कश्मीर संभाग में होते थे, अब वो जम्मू के डोडा में ज़्यादा होने लगे, वो एरिया आसपास का कवर किया गया। बात हुई कि घुसपैठ ज़्यादा बढ़ रही है, और घुसपैठ के लिए कई बार मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया, कई बार उस तंत्र को भी जिम्मेदार ठहराया गया कि सूचना हम तक देर से पहुंचती है, जो वहाँ के अधिकारी हैं उन तक देर से पहुंचती है, और तब तक घटना हो चुकी होती है। तो अब ये नहीं होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, किसी की भी सरकार आ जाएगी, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, जनता की सुरक्षा को गारंटी की कौन देने वाला है? कश्मीर की जनता हो चाहे भारत की जनता हो, जनता को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। जहां तक अभी आपने कहा कि कुछ पहले एक दिशा से आते थे आतंकवादियों ने दूसरी दिशाएं, जब उनको एक रास्ता बंद दिखा तो उन्हें दूसरे रास्ते से, और अभी जो 2 दिन पहले की घटनाएं आपने देखा कि ड्रोन से हमला करना, तो हमारी सेना जो है वो और सक्षम हो रही है और समृद्ध हो रही है। उसने हर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। भारत की सुरक्षा से लेकर किसी भी प्रकार का कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं होगा। ये सेना को भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। जी, कश्मीर की जनता जहां तक, चाहे वो बुजुर्ग रहे हों या जो, मरना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चों के साथ दुर्घटना हो या उनके बच्चों की हत्याएं हो।
परंतु आज जो 370 धारा पुनः लगाने की भी बात करते हैं, उनके परिवार से अगर आप पूछ के देखेंगे तो वो कहते हैं हमें 370 से कोई लेना देना नहीं है, अमन और सुकून बना रहे। अमन और सुकून के लिए चाहे वो कश्मीर हो चाहे भारत का कोई, हर इंसान अमन और सुकून चाहता है। तो कश्मीर की जनता इस बार जो मतदान करेगी निश्चित रूप से डेवलपमेंट के लिए कर रही है, और वो जो डेवलपमेंट देखने के बाद आज उनको अच्छी सड़कें मिल रही हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जब प्रारंभ हुई थी तो मुझे याद है कि अटल जी विदेश यात्रा पर थे, और अटल जी जब लौट कर आए तो उनका एक लेख छपा था। बीच में रोका हूं, आपने कहा कि विकास की बात पूरे सभी का ये वक्तव्य सामने आया कि कश्मीर में विकास हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल सुरक्षा को लेकर है। विकास और सुरक्षा दो अलग अलग पैमाने हैं, जहां स्थानीय सरकारों को और देश के कर्णधारों को अब उन दोनों पैमानों पर खरा उतरना है। मेरा आपसे प्रश्न सुरक्षा को लेकर, आपने कहा कि जगह बदल दी लेकिन हमले तो हो रहे हैं। पाठक जी, सुरक्षा के लिए भी अच्छी सड़कें चाहिए, सुरक्षा के लिए भी अच्छे संसाधन चाहिए, ताकि हमारी फौज, हमारी सेना जल्दी से जल्दी समय पर वहां पर पहुंच सके। उनके संसाधन भी वो विकास के क्रम में ही आते हैं जी। और जो हमले बढ़ रहे हैं, आखिर तो कुछ घबराहट है, घबरा कर भी वो मरने के लिए वहां आ रहे हैं, और आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं। वो अपना प्रयास करने में, उनको अपना एक जो एजेंडा है, देखिए किसी के सपनों को चुकनाचूर करना, भारत की सरकार ने आतंकवादियों और पाकिस्तान ने खास तौर पर जिन लोगों अलगाववादियों के सपनों को चकनाचूर किया है। और आप देखिए कि आज भारत की जनता जो है, राहुल गांधी के लिए किस प्रकार के शब्दों का लोग उपयोग कर रहे हैं। वो हथियार लेकर आते हैं, ये जबान लेकर जाकर भारत के बाहर जाकर अगर भारत का अपमान करवा रहे हैं, तो ये भी किसी न किसी प्रकार से उन तत्वों को बढ़ोतरी देने के लिए है। ठीक है, हमारा कश्मीर चुनाव विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा विषय है, लेकिन एक जिज्ञासा मन में है मेरे अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, जनता वहाँ समर्थन दे देती है, सरकार बना लेती है, तो मैं उन 24 सीटों की बात करूंगा जो आज भी कश्मीर की विधानसभा में हमेशा खाली रहती हैं। वो सीटें जो पीओके के लोग जिनसे चुनकर आया करते थे। क्या कश्मीर की जनता इस बात के लिए आश्वस्त हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त कर सकती है कि आने वाले समय में जब अगला जो चुनाव होगा वो 90 सीटों पर नहीं 114 सीटों पर होगा? देखिए, निश्चित रूप से भारत के वहाँ भाजपा की अगर सरकार बनती है तो सरकार वहाँ की जनता का दिल जीतने का काम करेगी। ये तो आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है कि वहाँ के लोगों का दिल जीतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल रहा ही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, चाहे गृह मंत्री जी, सब लोग इस कश्मीर को इस प्रकार से डेवलप कर वहां के लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। और अगला चुनाव निश्चित रूप से जो बची हुई विधानसभाएं हैं वो भी इसी चुनाव के क्रम में आएंगी। अभी विलक्षण सक्सेना जी ने एक बात कही थी, आपसे चाहता हूं कि क्या आप समर्थन करते हैं कि बाकी 28 सीटें कश्मीर संभाग की जो थी उस पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिले? देखिए, प्रत्याशी तो नहीं मिले, क्योंकि वहां पर जो प्रत्याशी है वो भी चुनाव लड़ने से डरते थे, नहीं आ रहे थे मैदान में। परंतु अब जब ये परिणाम आएंगे, उन परिणामों से जहां भाजपा का नेता चुनकर या सरकार बनती हो, वो जो विकास करेंगे, तो उनका देखा देखी फिर उन लोगों को ये रियलाइज होगा कि हाँ, कहाँ हमसे गलती हुई, तो फिर वो लोग भी वहां पे भी कोई ना कोई कैंडिडेट, वहां भी कोई ना कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा। परंतु मुद्दे की बात यह है कि वहां विकास होना चाहिए, जनता को विकास मिलना चाहिए, सरकार किसी की भी बने, अलगाववाद और आतंकवाद से कश्मीर को मुक्त होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि अलगाववाद से मुक्ति चाहिए है, आतंकवाद से मुक्ति चाहिए है, सुरक्षा की बात है, तो आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनती है तो वहाँ के लोगों को सुरक्षा की गारंटी भी दी जा सकती है। सैफ मलिक जी, आपके पास आना चाहूँगा कि यहाँ लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, विकास की बातें बहुत हुई हैं। आपने कहा कि जिस तरह से पहले आपने कहा कि कांग्रेस या एनसी गठबंधन सरकार बनाएगी तो वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी विशेष राज्य दर्जा देने का। लोगों की सुरक्षा की गारंटी अभी तक एनसी और कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो यहाँ आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह से बात आ रही है कि एनसी और कांग्रेस को तो पाक का समर्थन हासिल है, पाकिस्तान का हाथ उनके ऊपर है, इस तरह की सियासी बयानबाजी सामने आ रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये जो बात सामने आ रही है इससे मतदाता के मन में परिवर्तन होना संभावित है क्या? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य सरकार के हाथ में पुलिस बल होता है, वो स्थानीय लेवल पर जो भी कानून व्यवस्था का जो निर्धारण है वो स्थानीय राज्य सरकार का होता है। और ये जो बड़े पैमाने पर जो सुरक्षा की जो चीज़ें हैं, और एक तरह से पूरा कश्मीर इस वक्त सेना के कंट्रोल में, जितनी ज़्यादा वहाँ पर सेना डिप्लॉय की गई है तो पूरा उनके है।
और 10 साल एक वक्त बहुत लंबा होता है, और 10 साल राष्ट्रपति शासन रहा और एक तरह से भाजपा का ही कंट्रोल इस पर रहा। इन 10 सालों में भी वो इसको ख़त्म नहीं कर पाए, ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है। और ये मैसेज भी जनता में जाएगा कि भले ही राज्य सरकार बन जाएगी तो राज्य सरकार के हाथ में सुरक्षा से लेना देना नहीं होता, सुरक्षा होती केंद्र सरकार के हाथ में। और मोदी जी की सरकार भी 10 साल से रही और कश्मीर में भी 10 साल से राष्ट्रपति शासन है, तो अगर सुरक्षा में ये उसको कामयाबी नहीं मिली तो ये इनका फेलियर माना जाएगा। क्योंकि ये जब धारा 370 इन्होंने ख़त्म की थी तो इन्होंने कहा था कि कश्मीर में बहुत शांति आएगी और बहुत हालात सुधरेंगे। विकास के मामले में तो कह नहीं सकते हम कि कितना हुआ, लेकिन सुरक्षा के मामले में देख रहे हैं कि रोज़ के हमले हो रहे हैं, हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, तो इस मामले में तो सरकार असफल रही है पूरे तौर पर। अब जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है तो भाजपा ने तो अपना पूरा जतन किया है, क्योंकि जब परिसीमन हुआ तो उन्होंने जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ाई। तो पहली उनकी रणनीति यही थी कि वहाँ सीटें ज़्यादा बढ़ाएं क्योंकि हमको वहाँ से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन उनका प्लान कुछ जो है, जो आपने हमारे साथियों ने भी कहा कि उनको पूरे सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले, तो जो उन्होंने भूमिका तैयार की थी वो थोड़ा सा उसमें अब पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल आता है समर्थन का। तो एक चीज़ पूरे देश में सारे लोगों ने देखी है कि भाजपा का एक चरित्र रहा है कि जब कहीं वो सरकार नहीं बना पाते तो वहाँ खरीद फरोख्त चालू हो जाती है, दबाव की राजनीति चालू हो जाती है। और हो सकता है कि अगर भाजपा इस स्थिति में आती है कि कुछ लोगों के समर्थन से सरकार बने, तो यही चीज़ हमको कश्मीर में भी देखने को मिलेगी कि खरीद फरोख्त भी होगी, वहाँ दबाव भी बनाया जाएगा लोगों के ऊपर। ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसीज हैं और हम सारे देश में इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है। और अगर इतना बहुमत नहीं आता उनका भाजपा का, तो फिर यह सारी चीज़ें नहीं होंगी, फिर जिसका भी बहुमत आएगा उसकी सरकार बन सकती है। ठीक है। यहाँ संभावना यदि हम बात करें, जैसे आपने कहा कि खरीद फरोख्त वाली बात कर दी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव परिणाम आया लोकसभा का, उस लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद में सरकार के गठन को लेकर के फिर गठबंधन की बात है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि अब की बार मोदी सरकार या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। यही बात लेकर के आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले तो इस पूरी परिचर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया कि इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं, इस बहस को आप कैसे देखते हैं, और दूसरी बात कि जो बात आई कि 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे या नहीं मिले, 2 अलग अलग शब्द। यदि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में वहां आती है कि जिन 19 सीटों पर कश्मीर की उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, 43 सीटों पर जम्मू की प्रत्याशी उतारे हैं, यदि इस स्थिति में आती है कि वो सरकार बनाने लायक जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, तो बाकी जो निर्दलीय जिनको समर्थन देने की बात कही जा रही है वो अपनी शर्तें रख सकते हैं। खरीद फरोख्त की बात यहाँ सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की मजबूती और फिर क्या वहाँ सरकार स्वच्छंदता से काम कर पाएगी? क्योंकि जो आएगा उसकी अपनी इच्छाएं होंगी, वो अपना मनमाना विभाग मांगेगा, मनमानी अपनी शर्तें मनवाएगा, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कितना मजबूत हो जाएगा, जनता की अपेक्षाएं कैसे पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र की मजबूती तो इसी में है कि वहाँ, और जम्मू कश्मीर का भला भी इसी में है कि वहाँ एक राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत पार्टी का शासन होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी ऐसी पार्टी हो। लेकिन वहाँ मैदान में जो प्रभावशाली पार्टियाँ स्थानीय स्तर की हैं, वो निश्चित तौर पर वो पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित उनका जो विचार हैं, उनके विचार उस तरीके के दिखाई नहीं देते। और यदि ऐसे विचार उनके होते तो इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद जम्मू कश्मीर की कुछ फिजा बदली हुई दिखती, और आज वो स्थिति नहीं होती जो स्थिति आज है। तो निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि कोई भी पार्टी वहाँ पर बहुमत से जीतती हुई दिखाई नहीं देती। और ये राशिद इंजीनियर की ने जो समर्थन किया है, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इस तरीके के जो विचारों के लोग जो इंडिपेंडेंट रूप से खड़े हुए हैं, उनकी भूमिका बहुत तेज़ी से कश्मीर क्षेत्र से चुने जाने की संभावना नज़र आती है, जैसा कि वहाँ की परिस्थितियाँ बताती हैं। तो जब यदि इस तरीके के लोगों को समर्थन लेकर के कोई भी सरकार बनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी की भी हो, वो सरकार निश्चित तौर पर वो वैसा काम नहीं कर सकती जैसा जम्मू कश्मीर को चाहिए, जैसा हमारा राष्ट्र अपेक्षा रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राष्ट्र की अपेक्षा और वहाँ के राज्य के नागरिकों की जो अपेक्षा है, वो यदि वहाँ के नागरिक किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का आदेश देते हैं, क्योंकि 18 तारीख को जो मतदान होना था वो हो चुका है, 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान के बाद 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। जनता
मतदाता का जो मन है, मतदाता के मन का अधिकार, मतदान का अधिकार वहाँ की जनता का भविष्य तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ होने वाला है वो जनता के हित में है, राजनीतिक दलों के हित में है, या राजनीतिक दल अपने हितों के लिए जनता के स्वार्थों की बलि चढ़ाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 3 परिवारों पर, 3 खानदानों पर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जनता के मन पर किसकी बातों पर कितना असर होता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का, सैफ मलिक जी, विलक्षण सक्सेना जी, आदित्य उपाध्याय जी और अनिल बुलचंदनी जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।